जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर 104 करते हैं हम। लेक्चर 104 पेज नंबर, अच्छा सेक्शन 28 जरा निकालें। इनकम फ्रॉम बिजनेस में वो एक लाइन रहती थी, पेज 138। पेज 138 में आए पॉइंट 1, सेक्शन 28 पॉइंट 1 का एक बी पॉइंट है। बी पॉइंट में लिखा हुआ है लीज रेंटल पेड। आपको पता है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, उसकी जगह लीज रेंटल पेड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसमें एक थोड़ी सी तफसील है यार, वो एक इन्होंने लॉ मेकर ने डाली है। असल में लोग बड़े तेज एक थे, एक काम कर रहे थे, गेम कर रहे थे। आपको पता है गाड़ी अगर 25 लाख से ऊपर की खरीदें तो हम कहते हैं 25 लाख की गाड़ी है, और उसे डेप्रिशिएट भी 25 लाख करते हैं। अच्छा, लोगों ने पता क्या काम शुरू किया था? हाँ हाँ आराम से जाओ, नहीं मन लोगों ने एक काम पता है क्या शुरू किया था? लोगों ने एक गड़बड़ दो नंबरी शुरू कर दी थी। लोगों ने दो नंबरी शुरू क्या कर दी थी? लोगों ने गाड़ियां लीज पे लेनी शुरू कर दी थी, महंगी वाली, और कहते थे अब गाड़ी की डेप्रिसिएशन तो हम चार्ज कर नहीं सकते। करोड़ की गाड़ी आती है फॉर्च्यूनर, तो करोड़ की गाड़ी की डेप्रिसिएशन तो हम चार्ज कर नहीं सकते 25 लाख से ऊपर, तो लीज पे लेके रेंट माइनस करने लग जाते थे, वो पूरा रेंटल माइनस होता था। तो ये इसी साल लॉ मेकर ने एक पॉइंट डाला है कि रेंटल भी 25 लाख से ऊपर तुझे माइनस नहीं करने देंगे, चाहे तू खरीद के डेप्रिशिएट करे, चाहे तू किराए पे ले, किराया 25 लाख से ज्यादा तुझे माइनस नहीं करने देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, किस साल कितना किराया माइनस करेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं, थ्योरी की हद तक बस बात याद रख लो। फॉर डिडक्शन ऑफ रेंटल्स, पॉइंट बी की दूसरी लाइन, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल शेल नॉट एक्सीड 25 लाख। तो रेंटल माइनस करने के लिए भी कॉस्ट 25 लाख से ऊपर नहीं ली जाएगी। तो समझा जाएगा आपने 25 लाख वाली गाड़ी लिया, किराया आप बैंक को जितना मर्जी पे करें, मैक्सिमम कितना रेंटल माइनस करने की इजाजत होगी? 25 लाख। अच्छा यार, ये हम पास पेपर्स कर रहे थे, तो इस चैप्टर में थोड़ी सी एक आपको एक बताना था। हमारी किताब में ना एक समरी अवेलेबल है, वो समरी जरा बताओ किस चैप्टर में है? नहीं, चैप्टर 22 है मेरे ख्याल से बुक का, फिर 21 होगा। 22 20 होगा फिर। अच्छा, ये चैप्टर 20 में ना मैंने कुछ चीजें इकट्ठी की हुई हैं। मशीन भी कहती है मेरे से इतना काम ले रहे हो दिन में। अच्छा, अभी इसने FR2 की 2.5 घंटे की क्लास, चलें छोड़ें भाई, इधर सीए करें आप अपना। यार ये पेज जो है ना 374 है। ऑर्डर्स रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय कमिश्नर मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। ऑर्डर्स रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय कमिश्नर, एक आपको याद है बेस्ट जजमेंट होती है 121 में, उसकी लिमिट 5 साल है। एक अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होती है फर्स्ट टाइम, उसकी 5 साल है। एक अमेंडेड असेसमेंट होती है, उसकी 5 और 1 साल विच एवर इज लेटर है। एक ऑर्डर इन विच अ मिस, ओह यार ये कितना पुराना सेक्शन कोई पढ़ा हुआ है इसमें, इसको प्लीज काटें, तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये एक बहुत पुराना सेक्शन पढ़ा हुआ है, ये नहीं अब सिलेबस मेरा। अच्छा, 122A में कोई लिमिट नहीं है, 122C में आपको कोई लिमिट नहीं मिलेगी, 123 सेक्शन में कोई लिमिट नहीं मिलेगी। हाँ, 125 में मिलेगी, असेसमेंट इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। और एक फॉर्मेलिटी वाला ऑर्डर याद आ रहा है, 2 साल 1 साल 2 महीने, सेक्शन 124। तो ये जहां जहां साल यूज हुए हैं मैंने इकट्ठे कर दिए हैं बस। तो ये असेसमेंट ऑर्डर्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन होगी हमारी। अब यार पेपर में एक सवाल आता है कि नोटिस इशू किया गया है, तो नोटिस इशू किया गया है, अब पता ही नहीं चलता ये कौन से सेक्शन वाला नोटिस है। तो नोटिस 1 2 3 4 5 हैं, पूरे चैप्टर में हैं ही 5 नोटिस। कौन कौन से नोटिस? एक नोटिस 114(3) में,
ये उस बंदे को नोटिस है जिसने 12 महीने से कम की रिटर्न जमा नहीं करवाई हुई। एक नोटिस 114(4) में ये उस बंदे को है जिसने नॉर्मल रिटर्न जमा नहीं कराई हुई 12 महीने वाली। आपको याद है इसको कहा जाता है 5 या 10 साल की रिटर्न ले आओ। हाँ, अच्छा, एक नोटिस होता है वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई तुमने, वेल्थ स्टेटमेंट जमा करा। एक नोटिस होता है तुम्हारा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, तुम हमें बता दो। एक नोटिस होता है कि तुम्हारी रिटर्न इनकम्प्लीट है, उसमें सफ़े मिसिंग हैं। ये वाला नोटिस कल आया था हमें सवाल में। अच्छा, एक और नोटिस होता है, वो होता है शो कॉज नोटिस। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होती है, वो आपको पता है, उसका नाम ही शो कॉज नोटिस है। वो उसका नाम अलग से है, शो कॉज नोटिस। इन नोटिस के कोई नाम नहीं है। आप बता दो, एक आपने पढ़े मोबाइल में कभी लफ्ज नोटिफिकेशन? टीचर आपको कब कब नोटिफाई कर सकता है? टीचर आपको कोई टेस्ट हो तब नोटिफाई कर देगा, टीचर ने कोई क्लास रखनी हो तब नोटिफाई कर देगा। टैक्स अथॉरिटीज टैक्स पेयर को कब कब नोटिफाई करेंगी? अगर उसने 12 महीने से कम की रिटर्न जमा नहीं कराई तब नोटिफाई करेंगी, अगर उसने 12 महीने की रिटर्न जमा नहीं कराई तब नोटिफाई करेंगी, अगर उसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं कराई तब नोटिफाई करेंगी, अगर उसने बिजनेस बंद कर दिया और बताया नहीं तब नोटिफाई करेंगी, और अगर वो रिटर्न जमा करवा गया है और रिटर्न में कोई कमी है तब भी टैक्स वाले नोटिफाई करेंगे। ये सारे सेक्शंस हमने पढ़े हुए थे। अगली कोई इससे इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। बहरहाल ड्यू डेट फॉर कंप्लायंस, तो आपने ये बात माननी होती है फौरन, जल्द से जल्द। आगे लिखा हुआ है, आगे एक बात एक ही लिखी है, बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड, बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड, बाय द ड्यू डेट। आपने ये बात जो नोटिस में दिन दिया होगा तब तक माननी है। ये बात सिर्फ एक में 30 दिन लिखा हुआ है। मैक्सिमम टाइम विद इन विच कमिश्नर कैन इशू द नोटिस, मैक्सिमम टाइम जिसमें ये कमिश्नर नोटिस इशू कर सकता है। तो कमिश्नर आपको पता है कि पिछले 5 या 10 सालों की रिटर्न मांग सकते हैं। 10 साल वाली बात भी अब तो लॉ में आ गई हुई है, यहाँ लिख लो 10 साल वाली बात भी आ गई हुई है। और इसमें आपको याद है 27 दिसंबर वाली बात जो कल की थी हमने, ये वाला नोटिस 180 दिन के अंदर अंदर मांगा जा सकता है। अगली बात मजे की बताओ, अगर एक बंदा 12 महीने वाली रिटर्न या उससे कम वाली रिटर्न जमा कराने का नोटिस आए और फिर भी रिटर्न जमा ना कराए तो कौन सी असेसमेंट होगी? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑन नॉट कंप्लाइंग विद नोटिस। और वेल्थ स्टेटमेंट भी आपने जमा नहीं कराई तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ही होती है। याद आ रहा है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में वेल्थ स्टेटमेंट जमा ना कराएं तो भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है। और अगर आप 180 दिन में डेफिशिएंसी फुलफिल ना करें तो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है, ये आपको सजा मिलती है, आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। तो इसको छोड़ो यार, मैंने असल में आपसे बात ये करनी थी, आपको ना कहानी पता होनी चाहिए। अगर एक बंदे ने रिटर्न 12 महीने से कम की जमा नहीं करवाई तो 114 का 3 लगेगा, 12 महीने वाली जमा नहीं कराई तो 114 का 4 लगेगा, वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई तो 116 118 लगेगा, और अगर बिजनेस बंद कर लिया नहीं बताया 117 लगेगा। ये मुख्तलिफ नोटिस हैं जो टैक्स वाले हमें भेजते हैं। क्लियर? अब वापस आ जाए उस चैप्टर की तरफ। कोई 2-3 सवाल जो हैं वो मैंने आपको उस चैप्टर के करवाने थे, फिर हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स करते हैं आज। अच्छा मुझे बताओ, ये कौन सा चैप्टर है रिटर्न असेसमेंट अपील्स वाला? इसमें अगर मैं रेटिंग का लफ्ज लिखूं तो एकदम उस चैप्टर पे पहुंच जाऊंगा? ऑपरेटिंग ढूंढ रहा है, ओहो ये तो सोची पे गया, पहले तो हम पहुंचने वाले थे। चलो जी, हाँ इसमें कुछ सवाल हैं, अभी मैंने आपको वो मैंने लिखे हुए हैं, मुझे बता दो कौन कौन से सवाल हैं जो हाँ क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें जी। सॉरी ये जरा हैंग हो गया, आप क्वेश्चन 19 पढ़ें, पेज नंबर 292।
क्वेश्चन 19। हाँ ओ भाई यार क्वेश्चन 1 तो करा दे भाई। क्वेश्चन 1 की तरह हेडिंग्स रिवाइज करो दोबारा। किसको अपील कर सकते हैं? किसके फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं? कितनी फीस जमा करवानी है? हमने अपील कब तक जमा करानी है? 30, 60, 90। कोर्ट ने कब तक फैसला सुनाना है? ये मैंने यहां वो खुद नहीं, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाना है? कब तक कोर्ट ने फैसला सुनाना है? लिमिटेशन पीरियड फॉर। मैंने कहा था यार इसमें एक कॉलम और ऐड करना, कौन सा आपके जहन में आया था? टैक्स रिकवरी का स्टे। टैक्स रिकवरी का कल एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ था, वो मैं देखता हूं उसका क्या करना है। अब टैक्स रिकवरी का स्टे चैप्टर 19 वाला। टैक्स रिकवरी रोको 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 रोको, टैक्स रिकवरी रोको। क्लियर? तो टैक्स रिकवरी मेरे भाई रोकना जो है, इसमें मुझे याद है कमिश्नर अपील से 30 दिन की छूट मिलती थी, फिर 30 दिन की एक और भी मिल जाती थी। इससे पता नहीं, देख लेना कितने दिन की मिलती है। इससे ढूंढो कितने दिन की मिलती है एपलेट ट्रिब्यूनल से। 180 दिन की या 6 महीने की एपलेट ट्रिब्यूनल से? सबसे आखिरी पैरा होगा किसी सेक्शन का 180 दिन। और हाई कोर्ट से कितने दिनों का स्टे मिल जाता है? हाई कोर्ट का सेक्शन तो एक ही है ना, 133, उसमें भी आखिरी पैरा होगा सेक्शन 133 का 0.5। लिखा हुआ है पेज नंबर 6 माह मिल गया ना। तो 6 महीने तक रिलैक्सेशन दे सकता है, 6 मंथ्स तक। तो ये क्यों नहीं आपके जहन में आया था कि ये वाला भी एक कॉलम यहां डाल सकता है? तो अब मेरे ख्याल से ये अपील्स की एक बहुत अच्छी समरी बन गई। फिर बड़ा अच्छा सवाल था ये। बहरहाल वापस आ जाएं सॉरी चैप्टर 19, सॉरी क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19, जुबैदा बाजी, आई हैव एडेड बाजी। जुबैदा बाजी इज ऑपरेटिंग ए बिजनेस एज अ वेडिंग इवेंट प्लानर। लोगों की शादियों के इवेंट प्लान करती है। सिंस 12 साल तजर्बा, कार्ड पे लिखा होगा उनके 12 साल तजर्बा जुबैदा बाजी का शादियों के फंक्शन मैनेज करने। शी हैड फाइल्ड हर कंप्लीट रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2007 ऑन 20 अगस्त 2007। वेल डन जुबैदा आपी, आपने 30 सितंबर 7 तक जमा करानी थी, आपको क्या इतनी जल्दी पड़ी हुई थी? उन्होंने कहा मैं भूल ना जाऊं, मैं जमा कराई। ऑन यकम सितंबर 12 कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सर्व्ड अ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस पूरे चैप्टर में एक जगह पढ़ा है हमने। जाओ 122 खोलो, 122 खोल के इसका आखिरी पॉइंट पढ़ो। 122 का 9 है मेरे ख्याल से। Yes, sir. पढ़ो। An assessment can only be amended. An assessment can only be amended. Further amended if taxpayer has been provided with an opportunity of being heard. Opportunity of being heard के साथ मैंने क्लॉज लिखवाया था शो कॉज नोटिस। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो ही नहीं सकती जब तक के शो कॉज नोटिस ना हो जाए। शो कॉज नोटिस का लफ्ज याद रखना खास था अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट के साथ। अब बताओ यार, यकम सितंबर 12 को कमिश्नर का नोटिस आया, शो कॉज नोटिस रिक्वायरिंग हर टू एक्सप्लेन सर्टेन रिसीट्स, कुछ पैसे which were credited to her account, जो उसके अकाउंट में आए हैं during the tax year 2007. Zubaida is uncertain as to whether CIR is empowered to issue such a notice after a lapse of so many years. इतने ज्यादा सालों बाद वो शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं? एक बात बता दो, शो कॉज नोटिस के बाद क्या होता है? अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होती है। कहानी याद है सारी? शो कॉज नोटिस के बाद क्या होता है? अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होती है। अच्छा, बात जरा थोड़ी सी तफसील से करने की इजाजत है? वो किधर है? वो जो
हमारे हैंड रिटन पेजेस वाले नोट्स थे ये, इसमें नहीं आपको नहीं असल में मिलेगा, वो मैंने डायग्राम बनाई हुई है, मैं दिखाऊंगा तो आपको याद आएगा। यार ये डायग्राम याद है? आपको ऑडिट शुरू हुआ, फिर शो कॉज नोटिस आपको जाएगा, फिर वो लास्ट डेट है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट की। अब ये बात याद आ रही है? लेकिन मैंने कहा था दो सर्कमस्टांसेस होते हैं अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट के, या आप ऑडिट करके शो कॉज नोटिस भेज दें, या घर कमरे में बैठे बैठे आप उसे शो कॉज नोटिस भेज दें। तो मेरे ख्याल से इसमें इसका ऑडिट नहीं शुरू हुआ, उसने वैसे ही शायद कमरे में बैठे बैठे शो कॉज नोटिस भेजा। लेकिन प्लीज मुझे ये कंफर्म है शो कॉज नोटिस इशू हो गया। तो शो कॉज नोटिस इतना लेट इशू हो सकता है या नहीं? मेरे ख्याल से ये सवाल ज्यादा बेहतर नहीं है, सवाल असल में ये होना चाहिए था अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट इतनी लेट हो सकती है या नहीं, ये सवाल होना चाहिए था। ऐसे ही शो कॉज नोटिस से उसने जरा लिख के हमें परेशान कर दिया। हमारा सवाल असल में बनता है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट इतनी लेट हो सकती है या नहीं। तो शो कॉज नोटिस के बाद मुझे पता है, शो कॉज नोटिस के साथ लिख लो, मैं घर में पहुंच गया हूं 122, घर 122 है, अब मैंने कमरे में जाना है सिर्फ। बताएं जी शो कॉज नोटिस ये इशू कर सकते हैं इतनी लेट? गिन लेते हैं यार, 20 अगस्त 7 के बाद कौन सा 30 जून आने? 30 जून 8, इससे आगे 5 साल गिनो, 9 10 11 12 13। तो जुबैदा बाजी 30 जून 13 तक वो कर सकता था, उसने तो 1 सितंबर 12 को भेजा है, बड़े टाइमो टाइम भेज दिया है। तो ये जो सेक्शन है ना, इसको मैं जरा खूबसूरत क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का लफ्ज नहीं आ रहा था कि बच्चा फौरन पकड़ ले, इसमें लफ्ज आ रहा था शो कॉज नोटिस का। शो कॉज नोटिस के फौरन बाद लिख लो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होती है। शो कॉज नोटिस होता है ना, वजह बताओ क्यों ना तुम्हारी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कर दें। शो कॉज नोटिस के बाद फौरन अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होती है। और शो कॉज नोटिस का लफ्ज याद रखना 122 के लिए खास है, और किसी सेक्शन में ये लफ्ज है ही नहीं। ये खाली नोटिस नहीं है, ये है शो कॉज नोटिस। ओके चलें आगे, इजाजत है? ओके अगला सवाल मैंने कराना है, वो कौन सा? एडवाइस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ शो कॉज नोटिस। आप क्या लिख के आएंगे? आप लिख के आएंगे एन अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कैन बी मेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच the assumed assessment is made. In this case, 30th June 2013 is the last date by which first amendment assessment can be made. So, I advise Zubaida that the notice issued by Commissioner is in the light of income tax ordinance. It is valid notice. I advise you that it is valid notice. क्वेश्चन 15 पे आए, पढ़ो यार। हाँ जी, समी हैज रिसीव्ड अ नोटिस इन मार्च 2010 फ्रॉम कमिश्नर टू फाइल अ रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2003 और 6। बता दो कौन सा वाला नोटिस है? बस उससे कहा है तुम 2003 और 6 की रिटर्न जमा करा दो, बस ये नोटिस आया। जाके देखो नोटिस वाला समरी 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 अभी जो देखी थी, नोटिस आया कि तुम 2003 और 6 की रिटर्न जमा करा दो। समरी कौन से पेज पे है? 373। ये नोटिस तो नहीं आया 12 महीने से कम की रिटर्न जमा कराओ। दूसरे नोटिस की हेडिंग पढ़ो, नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम टू पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड। ऐसे बंदे को नोटिस देना जिसने रिटर्न जमा नहीं करवाई। ये वाला नोटिस नहीं लग रहा आपको? अगले वाला नोटिस जरा पड़ोसी सफे पे रहते हुए, नोटिस टू फाइल अ वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट तो नहीं मांगी इससे, आगे चलो।
Notice to furnish a return where person has not informed commissioner about discontinuance of business. डिसकंटिन्यूअस बिजनेस का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, आगे चलो। Notice to taxpayer where return of income furnished is not complete. नहीं, रिटर्न इनकम्प्लीट तो नहीं है, उसने तो रिटर्न ही जमा नहीं कराई। समी हैज रिसीव्ड अ नोटिस टू फाइल अ रिटर्न। तो मेरे भाई ये सेक्शन 114 के 4 की रोशनी में नोटिस आया है कि तुम क्या जमा करवाओ, रिटर्न जमा करवाओ। किस साल की? 3 की और 6 की। अच्छा, आपको याद है एक अच्छा बच्चा होता था, एक बुरा बच्चा होता था। अच्छा बच्चा होता था जो कभी रिटर्न ले आता था, कभी नहीं लाता था, और बुरा बच्चा होता था जो मुसलसल पिछले 5 साल से नहीं ला रहा था। इसमें तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ ये मुसलसल पिछले 5 साल से नहीं ला रहा, इसमें तो कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ ये मुसलसल 5 साल से नहीं ला रहा। तो इसके लिए पता है क्या सिनेरियो बनेगा? इसके लिए बनेगा, हमारा साल कौन सा है? समी हैज रिसीव्ड अ नोटिस इन मार्च 2010। मार्च 2010 बनता है 2010 का साल, पिछले 5 साल 9, 8, 7, 6, 5, ठहरो आगे जाने दो मुझे, 4, 3। आम लोगों से लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर की रिटर्न्स मांगी जा सकती हैं। 2005 तक की रिटर्न इससे मांगी जा सकती थी, 2005 से पुरानी रिटर्न इससे नहीं मांगी जा सकती। हाँ, अगर सवाल में लिखा होता ना मुसलसल 5 सालों से जमा नहीं करा रहा, फिर 10 साल की मांगी जा सकती। तो मुझे बता दो कि इससे कमिश्नर कह रहे हैं तुम जमा कराओ 2003 की और 6 की। 6 की तो मांगी जा सकती है, 3 की नहीं मांगी जा सकती, 3 की नहीं मांगी जा सकती। 114 का 4 जरा खोलो, पढ़ो जरा। If a person has not furnished Return. हाँ, Commissioner may by notice require him. कमिश्नर में बाय नोटिस रिक्वायर हिम It within 30 days of date of service. कि 30 दिनों में तुम जमा करा दो। Yes, sir. Commissioner may allow a longer period or shorter period. लॉन्गर या शॉर्टर पीरियड भी कह सकते हैं। आगे चलो, आगे 0.5 है। 0.5 पढ़ो। The above notice may be issued for any of last 5 हाँ, लास्ट 5 मुकम्मल साल के लिए इशू किया जा सकता है। मैं खड़ा हूं यहां पे, मार्च 2010 सवाल में लिखा हुआ है, तो कंप्लीटेड साल 9, 8, 7, 6 और 5 बनेगा। तो 5 सालों की रिटर्न मांग सकते हैं, तो 5 सालों में सिर्फ 6 ही फॉल कर रहे हैं, इसलिए 3 की रिटर्न नहीं हम मांग सकते। सॉरी, कमिश्नर इज नॉट जस्टिफाइड इन डिमांडिंग द रिटर्न ऑफ 2003। पहले लॉ की प्रोविजन लिख के आएंगे कि नोटिस कैन बी इशूड फॉर लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर। In this case, return of 2006 can be demanded by commissioner. However, 2003 cannot be demanded क्योंकि ये 5 साल से भी पुरानी है। In this case, 20 days में वो मांग सकता है क्योंकि लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड लफ्ज लिखा हुआ है लॉ में। आम हालात में 30 दिन देने हैं, लेकिन शॉर्टर पीरियड में भी मांग सकता है। तो 20 डेज में हमें कोई एतराज नहीं है, सिर्फ एतराज वाली बात है 2003। In your capacity as tax consultant, in your capacity as module AFC qualified, in your capacity as tax consultant, advise Mr. Sami के क्या करें। Is the commissioner justified in issuing the above notice? किसी हद तक justified है 2006 के बारे में, लेकिन 3 के बारे में justified नहीं है। If Sami is not in a position to meet the deadline of filing return, can he get extension? ये वैसे ही एक बीच में उसने बात पूछ ली। कहते हैं समी अगर रिटर्न जमा कराने की डेडलाइन को मीट नहीं कर सकता तो एक्सटेंशन उसे मिल सकती है। एक्सटेंशन वाला सेक्शन हमारे सिलेबस में है, ढूंढो कहीं है, सेक्शन 119। तो उसकी पहली 2-3 लाइनें लिख देनी थी क्योंकि सवाल 7 नंबर के तो मेन पॉइंट 1 में आना था कि हाँ उसको एक्सटेंशन मिल सकती है। उसके लिए सर को कुछ कंडीशन है ना? उसके लिए कंडीशंस है, वो कंडीशंस भी चलो लिखा ना, एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान और वो, लेकिन मेन उससे पहले वाली जो लाइनें हैं वो लिखनी थी कि आपने कमिश्नर को अप्लाई करेंगे और आपको छूट मिल जाएगी 15 दिन तक के लिए। लिखा हुआ है ये सारा, पढ़ो जरा इसमें पहला पॉइंट। A person required to furnish a return of income or wealth statement may apply to commissioner. हाँ, may apply to commissioner for an extension of time. for an extension of time। आगे पढ़ो। The application for extension will be made by due date of furnishing the above document. हाँ ठीक है, आगे।
Yes, sir. A condition after receiving application if commissioner is not certified that the applicant is unable to furnish the above mentioned ठीक है, तो आप ये लिख के आ जाएंगे कि ये आप एक्सटेंशन ले सकते हो। सिनेरियोज भी लिखा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा ज़रूरी होगा 7 मार्क्स हैं, 3-4 तो ऊपर वाले पॉइंट के ही होंगे। आगे एक सवाल कराना है मैंने, वो अब कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। व्हाइट बोर्ड से ना पढ़ें, किताब से पढ़ें। One of your client has received a notice demanding payment of tax in respect of order issued by commissioner against which your client intends to file an appeal before appellate tribunal. अच्छा ये कहानी कुछ और है, सवाल नीचे कुछ और है। You are required to explain the provisions regarding stay of demand by appellate tribunal. यार ये क्या होता है stay of demand? डिमांड कौन कौन क्या किससे करता है? डिमांड कौन करता है, किस चीज की करता है और किससे करता है? और स्टे भी मिलता है, फिर कभी कभी स्टे भी मिल जाता है। डिमांड कौन करता है? कमिश्नर। किससे करता है? टैक्स पेयर से। क्या डिमांड करता है? टैक्स। स्टे कौन देता है? अब वो निकालो। ये तो एपलेट ट्रिब्यूनल का पूछ रहा है, ये एपलेट ट्रिब्यूनल का पूछ रहा है। चलो निकालो एपलेट ट्रिब्यूनल वाला। कहाँ है? पेज 286 पे। कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। If taxpayer has filed an appeal, the tax. If taxpayer has filed an appeal, yeah, the tax as per assessment order will still payable. हाँ, असेसमेंट ऑर्डर वाला टैक्स आपने देना ही देना है। आगे बढ़ो। However, taxpayer can apply to tribunal for stay of recovery. स्टे का लफ्ज मैच कर गया। Yes, sir. तो एपलेट ट्रिब्यूनल और स्टे का जो लफ्ज था ना, वहां से पता चल रहा था कि एपलेट ट्रिब्यूनल के केस में स्टे कब तक मिलेगा। स्टे कितने अरसे के लिए मिलेगा? इसमें ये पूरा सेक्शन लिख के आना था, 5-6 नंबर पूरा सेक्शन ही लिख के आना था। ये कौन सा पॉइंट कौन सा है? 5। ये पूरा पॉइंट 5 लिखाना था, बस ये 6 नंबर काफी हैं। ओके, आगे चलो, अगला सवाल कराना है मैंने। 7 का सिर्फ ए पढ़ दें जी, 7 का ए। ढूंढो, सॉल्यूशन ढूंढो। ओके, बोलो, नहीं समझ आया? What are the time limits prescribed by income tax ordinance within which commissioner is required to pass an order to give effect to decision of appellate tribunal? ये सेक्शन ढूंढो। Commissioner will pass an order to give effect to decision of appellate tribunal. एक जगह मैंने आपको कहा था give effect का मतलब लिख लो after। अब जरा सवाल दोबारा पढ़ो। What are the time limits prescribed by income tax ordinance within which commissioner is required to pass an order after the decision of court? अब भी याद आ रहा है या अब भी नहीं आ रहा? आफ्टर द डिसीजन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के फैसले के बाद वाला ऑर्डर। ये एक फॉर्मेलिटी होती है जो केस क्लोज करने के लिए होती है। ये असेसमेंट्स के चैप्टर का सेक्शन है, लेकिन मैंने कहा था अपील के चैप्टर के एंड पे डला हुआ है। अपील के चैप्टर के आखिरी सफे पे आओ, सेक्शन की हेडिंग पढ़ो। असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन, क्या पेज नंबर है? 289। असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर। मैंने कहा था असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर कर लो, तो ये देख लो, कोर्ट के ऑर्डर के बाद असेसमेंट करनी है।
और सिनेरियो कौन सा है बोलो? सेट असाइड वाला। तो ढूंढो टाइम लिमिट। सेट असाइड वाले में टाइम लिमिट क्या है? कौन सा सबसेक्शन है? ये सफिशिएंट टू सबसेक्शन 2। कितनी टाइम लिमिट है? 1 year 1 ईयर। कहां से? from the end of financial year in which अब ये पढ़ो 30 नवंबर 4 और मुझे काउंट कराओ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सेट असाइड कर दिया है 30 नवंबर 4 को, तो कब तक कमिश्नर ने एक असेसमेंट ऑर्डर भेजना है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए? 30 फॉर्मेलिटी पूरी नहीं, यहां तो थोड़ा सा बस के काम भी करना पड़ता है उसे। 30/6 तक 30 नवंबर 5 ना बोली, आई विल बीट यू। 30 नवंबर 5 नहीं बोलना, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखो देखो लॉ में क्या लिखा है, इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 30 जून 5 को। उसके बाद एक साल काउंट करो 30 जून से। अच्छा सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो। व्हाट आर द टाइम लिमिट्स? यार इसमें टाइम लिमिट के साथ अगर डेट दी हो तो कंक्लूजन भी दे दिया करो। सिर्फ ये नहीं बताओ कि एक साल, कंक्लूजन भी दे दो कि इन दिस स्पेसिफिक सिनेरियो तब तक करेंगे हम। तो तरीका क्या होता है ऐसे सवाल को लिखने का कि व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड द कमिश्नर, लॉ की लैंग्वेज बोलो, व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड द कमिश्नर शैल पास एन ऑर्डर विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर इज issued. So in this case the order will be issued by 30 जून 2006। कुछ इस तरह पेपर में इसको लिख के आया करना है। लिखाओगे? मैं तो नहीं साथ जाऊंगा पेपर देने। आगे चलो अगला सवाल करते हैं। आगे सर 33 और 4 होमवर्क। अच्छा चलो जी। अच्छा आज का लेक्चर बच्चों चल रहा है लेक्चर 104। इसमें सेक्शन 28 हमने कर लिया। रिटर्न असेसमेंट अपील की समरी देख ली एक जगह पे। चैप्टर 15 के क्वेश्चन 19, 15, 9, 7 ए कर लिए। 33 और 4 आपका होमवर्क है, ठीक है? ये होमवर्क में करना। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बातें मुकम्मल हुई, ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। अब आज को जनरल बातें करते हैं। और एक पहले ईओपी का न्यूमेरिकल ज़रा मैं करा लूँ, लेकिन उसके लिए ना मैंने एक बेस बनानी है आपकी। लेक्चर 65 में आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। लेक्चर 65 रिवाइज करते हैं। लेक्चर 65 सवाल देखो, इसका सॉल्यूशन सवाल देखो, बस व्हाइट बोर्ड पे सवाल देखो और रिक्वायरमेंट पढ़ो इसकी। ये बहुत जरूरी है ताकि अगले न्यूमेरिकल की हमारी बेस बने। क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ऐसे खर्चे और कुछ ऐसी इनकम्स नजर आ रही हैं जो बिजनेस नहीं है? लेक्चर 65 में बताया था इनको अलग करना होता है। नहीं याद आ रहा? सिंपल सी चीजें थी। इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हुए जो जो चीजें खतरे का साइन है वो मुझे बता दो। मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने लगा हूं, तो जो जो चीजें खतरे का साइन है वो मुझे बता दो। 56 से चलो, सेल कॉस्ट ऑफ सेल, अदर इनकम, रेंटल इनकम ऑफ बिल्डिंग, और नीचे इसका रेंट, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट। तो ये जो है क्या ये बिजनेस की इनकम है? 12 बिजनेस तो मैं सेल ऑफ टॉयज या पता नहीं क्या कर रहा हूँ, ये क्या बिजनेस इनकम है? और ये खर्चा इनकम फ्रॉम, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल करेगी, और इसका खर्चा भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का खर्चा है। वो फिर आगे देखेंगे लो होता है या नहीं। ये जो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स है ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है। डिविडेंड इनकम भी कैपिटल बिजनेस नहीं है। और नीचे सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट तो खर्चे हैं। पेनल्टी टू गवर्नमेंट आपको पता है हुकूमत को पे करते हैं हम, वो बिजनेस का खर्चा नहीं होता। लेकिन मेरा सवाल है टैक्सेबल इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालनी है सिर्फ, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना। अब इन सारी फिगर्स को, पॉइंट 4 तो असल में मैं हाईलाइट नहीं कर रहा, टिक कर देता हूँ। पॉइंट 4 तो आपको पता है खर्चा नॉट अलाउड है। तो अगर मैं प्रॉफिट से चलूं 56 का, तो मैं क्या क्या रिवर्स करूं? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए किसी और हेड का खर्चा माइनस हो चुके, इसको ऐड कर दिया 6। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए हुकूमत को फाइन माइनस हो चुके,
इसको भी क्या कर दिया, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की ग्रॉस रेवेन्यू ऐड हो चुके, इस 12 को भी लेस कर दिया। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए शेयर्स का गेन और डिविडेंड ऐड हो चुके, इसको भी क्या कर दिया, लेस कर दिया। ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई 40 की। क्लियर? ये लेक्चर 65 के नोट्स आपको मैंने अटैच करके दिए थे। ये बात समझ आ गई? क्लियर? अच्छा, एक बात आप मुझे जरा बताओ कि मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं 56 से स्टार्ट करूं, ये मेरा प्रॉफिट है, और मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को नेट उल्टा दूं, नेट उल्टा दूं। अभी मैंने कैसे इनकम प्रॉपर्टी को उल्टाया है वो देखना। ये मैंने कोई घर किराए पे दिया हुआ है, ये उसका किराया आया है, और ये मैंने उसकी रिपेयर कराई है। ये किराया आया है, स्टार डाला हुआ है मैंने, और ये मैंने रिपेयर करवाई है। अब मुझे बताओ, मैंने तो अलग अलग उल्टाया है दोनों को। मैंने कहा 56 तक पहुंचते हुए किराया आया था, उसे माइनस कर दो, और 56 तक पहुंचते हुए किराए से रिलेटेड खर्चे माइनस हो गए हुए थे, उन्हें ऐड कर दो। तो क्या ये 12 और 6 मैंने अलग अलग उल्टाया है? यस सर, अलग अलग उल्टाया। लेकिन इसको बाहर ही निकालना है ना, नेट भी निकाल सकते हैं। नेट भी ऐसे सोचने की बात है, नेट भी निकाल सकते हैं। किराया कमाया कितना, खर्चा कितना हुआ, ओवरऑल ने नेट 6 कमाया, 12 माइनस 6 कितना होता है, 6। तो मैं ऐसे भी कर सकता था, 56 में इनकम प्रॉपर्टी नेट रिवर्स कर दूं 6 की, लेकिन 6 की रिवर्स करनी है लेस साइन के साथ, क्योंकि 12 कमाया 6 खर्चा हुआ, तो नेट प्रॉफिट 6 का रिवर्स कर दूं। एक्सेप्टेबल है? कोई एतराज वाली बात तो नहीं आपको? तो मुझे बता दो, अगर टोटल प्रॉफिट्स में किसी और हेड की रेवेन्यूज और किसी और हेड के एक्सपेंसेस पड़े हो, तो उनको अलग अलग भी निकाल सकते हैं रिवर्स करके। रेवेन्यूज को माइनस करके निकाला जाता है, आपको पता है, और एक्सपेंसेस को रिवर्स प्लस करके निकाला जाता है। या फिर ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 12 और 6 को काटो, इधर 6 बचा ऊपर रेवेन्यू साइड पे, तो रेवेन्यू ही उल्टा दो डायरेक्ट 6 का। कुछ समझ आई है बात? इनकम प्रॉपर्टी नेट भी रिवर्स हो सकती है। क्लियर? चलें जी, अब आप स्टार्ट करें न्यूमेरिकल आज का। अच्छा, ये न्यूमेरिकल है किताब में, कौन सा एओपी का चैप्टर? चैप्टर 12। एक न्यूमेरिकल है सुहेल खालिद काजी वाला। इसमें ना आईकैप की 1-2 ईमेल्स की थी। ये जो इस वक्त हमारी किताब में सोल्यूशन है ना, वो बिल्कुल आईकैप की स्टडी टेक्स्ट के मुताबिक है, क्वेश्चन बैंक के मुताबिक, लेकिन उसे आपने क्रॉस कर देना है, क्योंकि एओपी में थोड़ा इख्तलाफ है। आईकैप को थोड़ी ईमेल की थी, तो आईकैप ने किसी कंक्लूजन पे हम पहुंच गए हैं आईकैप के साथ, तो इसलिए अब जिस पैटर्न पे मैं करा रहा हूँ उस पर रखना है आपने, और आप वहाँ से इग्नोर कर दो जहाँ सोल्यूशन इसका दिया हुआ है। ठीक है? तो किताब वाला सोल्यूशन इसका काट दो आप, तो बड़ा बड़ा करके लिख लो, किताब वाला सोल्यूशन मैंने इग्नोर करना है। तो पेज 227। चलें जी, सवाल शुरू करें। Okay. Suhail Khalid Qazi are members of an AOP and share profits and losses in the ratio of 2:2:1, और प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं 2:2:1। The principal activity of AOP is the trading of rice and wheat. तो एग्रीकल्चर इनकम है, माफ करते हैं, अगला न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। 19 नंबर हमारे आ जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम सब माफ क्यों? राइस एंड व्हीट, हाँ तो बिजनेस है तो एग्रीकल्चर इनकम ही यही तो होती है, राइस एंड व्हीट उगाना।
भाई उसमें लिखा हुआ था आपकी लैंड होनी चाहिए और आप उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करें, ये लोग खरीद के बेच रहे हैं, ट्रेडिंग कर रही है, तो ये तो एग्रीकल्चर नहीं है, तो मेडिकल करना पड़ेगा। तो ये एओपी की इनकम आ गई भाई। एओपी का एक काम बता दो, चावल बेचना, राइस बोल देते हैं बस, चावल बेचना। फॉलोइंग आर दी इनकम्स ऑफ एओपी एंड इट्स मेंबर्स। 3 और 4 छोड़ो, ये मेंबर्स की इनकम है। 1 और 2 की बात करता हूं मैं। एओपी सफर्ड अ लॉस बिफोर टैक्स ऑफ 1.5 मिलियन, यानी लॉस आया 1.5 मिलियन का। नेट प्रॉफिट से सवाल शुरू करें या नेट लॉस से? नेट लॉस से, लॉस से सवाल शुरू कर देंगे। लॉस हैज बीन अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग रेंटल इनकम ऑफ एओपी and the details of which are as follows. ये देखो, profit of 56 has been arrived at after recording the rental income. अब समझ आई ये सवाल मैंने क्यों समझाया पहले? The loss has been arrived at after adjusting rental income. अच्छा, लॉस से परेशान नहीं होना, लॉस हो या प्रॉफिट हो, रेवेन्यूज वगैरह ऐड हुए होंगे, खर्चे माइनस हुए होंगे। ये 2 मिलियन की रेंटल इनकम है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी टैक्स 40,000 है और इसकी डेप्रिसिएशन 457,500 है। अकाउंटिंग वालों ने तो डेप्रिशिएट किया होगा प्रॉपर्टी को। अकाउंटिंग वाले ना खर्चे माइनस करते हैं, लेकिन जो टैक्स वाले हैं ना वो खर्चे माइनस नहीं करते। तो अकाउंटिंग वाले टीचर ने खर्चे माइनस कराए होंगे। नेट रेंटल इनकम ये है। मुझे पता है क्या फीलिंग आ रही है, मुझे फीलिंग आ रही है ये 2 मिलियन हमारे 12 जैसा है पिछले सवाल के, और ये 497,500 खर्चे हैं 6 जैसा है, और ये है नेट 6, ये नेट 6 है। ये फीलिंग आपको भी आ रही है? या अगर उल्टी बदलनी है आपने बात, तो फिर ये 2 मिलियन हमारा रेवेन्यू है, लिख लो रेंटल इनकम के आगे रेवेन्यू। ये 2 मिलियन हमारा रेवेन्यू है। तो ये देखो, अगर मैं हमारे पिछले सवाल की बात करूं तो इधर जो है वो 12 की जगह 2 मिलियन दिया हुआ है, 2 मिलियन, और 6 की जगह बताओ क्या दिया हुआ है? 6 की जगह 4 ना यार, पूरे खर्चे बता देना। 497,500। दिस प्रॉफिट हैज बीन अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग रेंटल इनकम। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बहस आपसे करनी थी ताकि ये बात जरा आपको समझ आ जाए। अब यार मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लें, विल है आपकी कि 15 लाख पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अभी इस बहस में ना जाओ। 15 लाख तक पहुंचते हुए 2 मिलियन 12 की तरह ऐड हो चुका होगा, और 497,500 अकाउंटिंग के सर ने ये खर्चे माइनस कराए होंगे, और कोई नहीं रोक सकता अकाउंटिंग के सर को खर्चे माइनस कराने से, वो खैर है। तो अकाउंटिंग के सर ने इस लॉस या प्रॉफिट जो भी है इस तक पहुंचते हुए रेवेन्यूज ऐड किए होंगे प्रॉपर्टी के, और खर्चे लेस किए होंगे। अब बता दो, दो इसको अलग अलग उल्टाएं या डायरेक्ट 1502 को भी उल्टा सकते हैं? डायरेक्ट 1502 को भी उल्टा सकते हैं, रिवर्स करना है हमने। तो अच्छा बताओ, क्या ये राइस एंड व्हीट की इनकम है या ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है? ये वाली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है इसकी, ऊपर राइस एंड व्हीट चल रहा है सारा। तो अभी तक ये 2 काम कर रहे हैं, एक तो इसने कोई एओपी ने घर वगैरह किराए पे दिए हैं, और दूसरा एओपी राइस एंड व्हीट का काम कर रही है। द एक्सपेंसेस डेबिटेड टू P&L इंक्लूड द फॉलोइंग। सुहेल खालिद काजी की कोई तनख्वाहें हैं और कैपिटल पे इंटरेस्ट इनको मिल रहा है। तो जो कोई बंदा कहता है मैंने ज्यादा कैपिटल डाला है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दे दो, भाई ये कुछ भी नहीं होता, ये पार्टनर्स की पेमेंट है, और मैंने आपको बताया हुआ ये बिजनेस का एक्सपेंस जो है वो नहीं होती। ये 21 का जे लिख लो यहाँ पे, ये 3-4 दिन पहले ही एक सवाल कराया है एओपी का आपको, तो ये 21 के जे की रोशनी में नॉट अलाउड है, लिख लो 21 के जे की रोशनी में नॉट अलाउड है।
और ये 150 to 500 के साथ लिख लो नॉट इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है। और इसके साथ लिख लो नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। आप बताओ क्या करें आगे, तो सुहेल का न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है, आप बताओ क्या करें। हाँ, इनकम्स को रिवर्स कर देते हैं, इन एक्सपेंसेस को भी रिवर्स कर देते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको भी रिवर्स कर देता हूं 150 to 500 को, और इन कर देता हूं, ये खर्चे हैं इनको ऐड करके रिवर्स करेंगे। इसका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अलग अलग भी रिवर्स कर सकते हैं और नेट भी रिवर्स कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लें। तो इसको मैं नेट ही रिवर्स करूंगा। बहरहाल ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पहले मैं जरा फॉर्मेट देख लूं न्यूमेरिकल्स का व्हाइट बोर्ड पे। ये सवाल मैंने आपको करवाया था, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले आया हूं। ये सवाल मैंने आपको करवाया था 1-2 दिन पहले। मैंने वर्किंग इनकम फ्रॉम बिजनेस की थी, याद आ रहा होगा। कमीशन ए, कमीशन बी, अदर रिम्यूनरेशन सी, ईद मिलन एक्सपेंसेस। व्हाइट बोर्ड के दरमियान में मैंने वर्किंग 1 की थी, लेफ्ट पे मैंने एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, और राइट साइड पे व्हाइट बोर्ड के मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस इंडिविजुअल मिस्टर ए की निकाली थी, और एक कैलकुलेशन की थी डिविजिबल इनकम की, जिसमें एक धमाका भी शेयर किया था आपसे। तो ये अब मेरे ख्याल से व्हाइट बोर्ड के दरमियान से ना वर्किंग 1 शुरू कर देते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल लेते हैं एओपी की। चलो भाई, लाइट ऑन करो, कैमरा उधर कर दो। तो सवाल तो आपके सामने है, इसलिए मुझे प्रोजेक्टर पे जाना नहीं पड़ेगा। तो सुहेल, खालिद, काजी, इनकम एंड इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स ईयर 2011। क्या? अच्छा, अब अगली बात बड़े गौर से सुनना। इसको मैं छोड़ रहा हूं, पहला सफा, ये तो फेस है, पहला सफा ही काफी है। सर न्यूमेरिकल को इतना बड़ा है तो नहीं कि फेस इतना बड़ा बने, तो फेस के लिए पहला सफा काफी है। अब वर्किंग 1 मुझे शुरू करा दो, इनकम फ्रॉम बिजनेस, राइस एंड व्हीट वाली, राइस एंड व्हीट वाली। सवाल कहां से शुरू करना है, लॉस से, प्रॉफिट से? लॉस से। कितना? 1500 कर लो, 1500 कर लो, रुपीज इन थाउजेंड में। ये मैं एएफसी में था ना, एएफसी तो नहीं, उस जमाने में मॉड्यूल ये होता था, तो मैं स्टैट्स का पेपर आया तो मैं बड़ा हैरान, यार ये 3 अंडे ऊपर क्यों डले हुए हैं। लेकिन आपको तो पता चल रहा है ना, आपको तो मैट्रिक एफएससी से ही पता होगा ये 3 अंडे ऊपर क्यों डले हुए हैं। तो कैलकुलेटर लेके आए हुए हो? मुझे पता नहीं लेके आया होगा। अच्छा, ये लॉस आ गया 1500 का। एक बात याद रखना, लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपने परेशान नहीं होना। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट वही रहता है, अकाउंटिंग डिडक्शन ऐड करनी है, टैक्स डिडक्शन लेस करनी है, आपने जो है वो डिडक्शंस नॉट अलाउड, सैलरी पेड इन कैश ऐड करनी है, फाइन ऐड करना है। न्यूमेरिकल का पैटर्न वही रहता है, तो इससे परेशान ना हो कि ऊपर प्रॉफिट पड़ा या लॉस पड़ा है। इसलिए अगर मैं प्रॉफिट का लॉस बोल भी दूं तो परेशान ना होना। प्रॉफिट है या लॉस है, जो मर्जी है, मुझे बताओ इस तक पहुंचते हुए रेंटल इनकम की, रेंटल इनकम का रेंटल इनकम का रेवेन्यू 2 मिलियन क्या हो चुका होगा? ऐड। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए या लॉस तक पहुंचते हुए रेंटल इनकम का रेवेन्यू ऐड हो चुका होगा, रेंटल इनकम के खर्चे माइनस हो चुके होंगे। तो एक तरीका यह है कि रेवेन्यू को रिवर्स करो, जैसे पिछले सवाल में आपने 12 को रिवर्स किया है। रेवेन्यू को रिवर्स करो और खर्चे भी रिवर्स करो। खर्चे कितने हैं? 497.5, तो वो 498 भी बन सकते हैं, बल्कि 0.5 भी चलो जाने दो, 497.5। क्लियर? एक तरीका ये है, लेकिन मैं अलग से रेवेन्यू माइनस करके उल्टाऊं, खर्चे प्लस करके उल्टाऊं, तो मैं डायरेक्ट नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी उल्टा देता हूं, लेस। ऐसे कर लो, कुछ चीजें ऐड करनी होती हैं न्यूमेरिकल में, कुछ चीजें लेस करनी होती हैं।
उल्टा दो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को, कितनी? 1502 1502.5। 2.5 तो ये नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मैंने उल्टा दी, उल्टाओ आप भी, चलो रजिस्टर पे। -2000 वाला भी कर सकते थे, -2000 और +497.5। ओके, आगे चलो। आप पार्टनर्स की सैलरीज बताओ। सैलरी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सैलरी बताओ सैलरी टू सुहेल की, यस सर, फिर बताओ सैलरी टू खालिद की, और किसकी सैलरी है? बस सर, और इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सुहेल, कैपिटल किस किस का? सुहेल खालिद काजी, काजी। चलो जी, सुहेल की बता दो सैलरी। 900 प्रॉफिट तक पहुंचते हुए, ऊपर लॉस पड़ा हुआ है, ऐसे छोड़ो इस बात को, प्रॉफिट या लॉस तक पहुंचते हुए, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए सैलरीज वगैरह क्या हो चुकी होंगी? लेस हो चुकी होंगी, तो रिवर्स कर दें। 900, 600 600, 300 300 and 500 एंड 500। क्या आगे सवाल ना पढ़ो, अगली एडजस्टमेंट सुहेल और उसकी हैं। यस सर, जीरो वो खालिद। हाँ, अब आप मुझे बता दो इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी आ गई? -1500 जमा 900 जमा 600 जमा 300 जमा 300 जमा 500 -1502.5। नहीं, गलत है। अरे 402.5 402.5, दोबारा देखो। 402.5 इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या आ गया? लॉस आ गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या आ गया? लॉस आ गया। चलो जी, नोट कर लो। डन। ओके, चलो जी आगे। इनकम बिजनेस में क्या आ गया? लॉस आ गया। वर्किंग टू करवाओ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वर्किंग टू करवाओ इसकी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और तो कोई नहीं है इनकम। 0.34 पढ़ लूं पहले? क्यों? पहले मुझे ओपी का न्यूमेरिकल तो पूरा करने दे, तू क्या करा रहा है? कैसे एडजस्टमेंट हो? सुहेल खालिद की एडजस्टमेंट कैसे ओपी के न्यूमेरिकल में? हाथ में होगी यार, पागल ना आए, इसको छोड़ें आप। अच्छा जी, तो एओपी राइस एंड व्हीट का काम कर रही थी और एओपी में साथ इनकम प्रॉपर्टी कमा रही है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स वालों की नजर में भी लॉस आ गया। अकाउंटिंग वालों की नजर में लॉस कुछ और था, टैक्स वालों की नजर में भी लॉस आ गया। अब इनकम प्रॉपर्टी बता दो यार कितनी है? इनकम प्रॉपर्टी रिक्लासिफाई करनी है, रिक्लासिफाई करनी है। इधर से निकाल दिए, इधर लाके एज इट इज डाल दें। ना 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 ना, इनकम प्रॉपर्टी में तो टैक्स रूल्स लगेंगे। बताओ टैक्स रूल्स के मुताबिक इनकम प्रॉपर्टी 1502 है या 2 मिलियन है? मैंने कहा था जब आपने कभी कोई चीज रिवर्स करनी है ना, तो उतनी अमाउंट से करनी है जो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड की हुई है। लेकिन जब आपने टैक्स वालों की नजर में उस फिगर को पेश करना है ना, तो फिर टैक्स रूल्स लगाने हैं। तो रिवर्स करते हुए तो मैंने सिर्फ वो रिवर्स किया जो मेरे अकाउंटेंट ने किया हुआ था, उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करते हुए तो मैंने अकाउंटेंट वाली चीज सही कर दी है। रिवर्स करते हुए तो 1502.5 रिवर्स करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हमारे अकाउंटेंट ने 1502.5
पूरा का पूरा नेट इनकम के तौर पे रिकॉर्ड किया। अब रिवर्सल तो अकाउंटेंट की फिगर की करनी होती है, रिकॉर्डिंग मेरी मर्जी की होगी, जो मेरे टैक्स रूल्स मुझे सिखाएंगे। टैक्स रूल्स के मुताबिक बोलो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या जाएगा, ग्रॉस रेंट, बस ग्रॉस रेंट। कितना? इसका सोल्यूशन गलत है, मैंने आपको बताया पीछे, प्लीज इसको नहीं देखना। 2000 हो गया। क्लियर? यार इसको सॉरी टू से, वेरी सॉरी, इसको कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। ऐसे ही फिर वो आगे वो कैलकुलेशंस होनी है, कोई बेचारा परेशान ना हो रहा हो। सर इधर भी तो हम परेशान हुए हैं, खैर है यार, होता रहता है। कर दें इसको, रुपीज में कर दें। पता नहीं ये क्या 3 अंडे लगे हुए थे यार, छोड़ो इनको, रुपीज ऊपर लिखते हैं। क्लियर? इसमें से लेस खर्चे कर दूं, या अगर सवाल साइलेंट हो तो प्रॉपर्टी को सेपरेट ब्लॉक लेना है। मैंने आपको बताया हुआ है, सवाल साइलेंट हो तो प्रॉपर्टी को सेपरेट ब्लॉक लिया करना है। क्लियर? अब बोलो भाई क्या करें? सैलरी तो बुरी, सैलरी तो सवाल में है ही नहीं, यूपी सैलरी कमा ही नहीं सकती, लेकिन ऐसे रिवीजन करा रहा हूं। सैलरी बुरी बस है, उसमें से तो कोई लॉस माइनस हो नहीं सकता। अब लॉस आया इस साल बिजनेस में, तो बिजनेस का लॉस कैपिटल गेन में से माइनस हो सकता था, अदर सोर्स में से माइनस हो सकता था, नॉन स्पेकुलेशन में से माइनस हो सकता था, लेकिन और कोई हेड का प्रॉफिट है ही नहीं। प्रॉपर्टी में से कभी माइनस ना करना, याद रखना, याद रखना। बिजनेस का लॉस, कोई भी लॉस ना प्रॉपर्टी में से, या कोई भी लॉस प्रॉपर्टी में से या एग्जेम्प्ट इनकम में से माइनस ना करना, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको पता है सेपरेट ब्लॉक है। तो लिखो सफे के टॉप पे, रजिस्टर पे लिखो, प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक है, इसलिए इसमें से लॉसेस कभी नहीं माइनस किया करेंगे। प्रॉपर्टी को भी सैलरी की तरह बुरी बस समझ लो आप, प्रॉपर्टी को सैलरी की तरह बुरी बस समझ लो। प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक है, फिलहाल प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक है, इसलिए इसमें से लॉसेस माइनस नहीं होंगे। इसके तो रेट ही लगे हैं यार, तो लॉसेस में, इसलिए आपको याद है जानबूझ के लॉसेस के चैप्टर में मैंने प्रॉपर्टी का सवाल कोई कराया ही नहीं था, क्योंकि वो सेपरेट रेट है ना उसके। तो प्रॉपर्टी में से लॉसेस नहीं बिजनेस के माइनस होने। क्लियर? अच्छा जी, आप बताओ भाई, इनकम फ्रॉम बिजनेस, यहां तो मैं डैश लिख दूं ना? मैं डैश लिख दूं, ऐसे ना लिखूं 402 500, और फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लिखूं 2 मिलियन। अगर ऐसे मैंने लिख दिया तो फिर टोटल इनकम तो मैं तो बिजनेस का लॉस प्रॉपर्टी में से फिर एडजस्ट कर दूंगा। ऐसे तो नहीं फिर बात बनेगी ना, समझ आ रही है बात? तो इनकम फ्रॉम बिजनेस तो डैश, हाँ इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं अगले 6 साल तक। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस लॉस कितना? 4025, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। इनकम प्रॉपर्टी कितनी आ गई? 2 मिलियन। टोटल इनकम कितनी आ गई? कोई प्रॉफिट पड़ा नहीं हुआ था जिसमें से ये लॉस माइनस कर लेते? कोई नहीं पड़ा हुआ था, तो फिर इसे क्या कर लें 6 साल तक? 2011 का ना, 12 13 14 15 16 17 तक कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। टोटल इनकम 2 मिलियन लेस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी काका जी, क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक है। अब टोटल इनकम में से जब सेपरेट ब्लॉक माइनस कर देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी, तो टोटल इनकम आ जाएगी। ओके, कितना हो गया? 0। 2 मिलियन आ गए ना, माइनस कर दें दोबारा। असल में हमारी बिजनेस है ही नहीं, अब क्या करें? तो टोटल इनकम 0, और मेरे ख्याल से ना यही टैक्सेबल इनकम है, ज़कात वगैरह या और कुछ डेटा तो ऐसा एओपी का भी होता नहीं, तो यही टैक्सेबल इनकम है। प्रॉपर्टी आपको पता है मैंने क्यों लेस की है? क्योंकि उस पर कौन सा रेट है? सेपरेट रेट। अगर मैंने इधर पड़ा रहने दिया 2 मिलियन, तो फिर तो चैप्टर 4 वाला रेट इस पे लग जाएगा, वो ब्लेंडर होगा, ब्लेंडर होगा। चलो जी, नोट कर लो। मजा आ रहा है? क्या रूल पता चला कि प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से बिजनेस के लॉसेस माइनस नहीं करने।
ओके, चले आगे। जी भाई, टैक्स निकलवा दें मुझे एओपी का। टैक्स, नॉर्मल टैक्स रिजीम, चैप्टर 4 में गए हो ना? चैप्टर 4 में तो इनकम जीरो है, टैक्सेबल इनकम, तो टैक्स जीरो आ गया। क्या? लेकिन एक टैक्स तो बनेगा भाई मेरे कंधों पे, टैक्स सेपरेट ब्लॉक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये तो मेरे कंधों पे बनेगा ना। राइस एंड व्हीट वाला टैक्स कितना है? राइस एंड व्हीट वाला जीरो। अब हमने कौन सा वाला निकालना है? इनकम प्रॉपर्टी वाला। निकालो जी, 2 मिलियन पे जाओ, रेट लगाओ छेती यार। 2,10,000 प्लस बस 20% ऑफ जीरो आएगा। अच्छा, मजे का टेबल है, मैं भी देख लूं जरा। 182, बड़ा मजे का यार टेबल है ये तो। वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड 2 लाख बट डज नॉट एक्सीड 6 लाख। यार सीरियल नंबर 4 देखो, वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड 1 मिलियन बट डज नॉट एक्सीड 2 मिलियन। वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड 2 मिलियन। यार एक्सीड 2 मिलियन तो 5 नहीं लगाना, 4 लगाना है, 4 लगाना है आपने, क्योंकि अप टू 2 मिलियन है, वो लिखा हुआ है एक्सीड 2 मिलियन, तो ये एक्सीड तो नहीं कर रहा 2 मिलियन से। 2 मिलियन है, हाँ, तो एक्सीड नहीं कर रहा, इसलिए पिछला वाला टेबल लगाना है। 60 प्लस कितना? 60 प्लस 60,000 प्लस 15% ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन बोलो। 2,10,000। कोई डिविडेंड वगैरह तो नहीं इसका? आपको बताया था इंटरेस्ट इनकम भी डिविडेंड होता, वो डिविडेंड की तरह फाइनल टैक्स है, तो बहरहाल और कोई फाइनल टैक्स है नहीं इसका। तो इसका टोटल टैक्स कितना बन गया? टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट 2, ये सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। चलो जी, नोट कर लो। क्लियर? ओके, अब भाई अगला काम क्या करना है? एओपी का न्यूमेरिकल खत्म हो गया है, एओपी का न्यूमेरिकल खत्म हो गया है। ये वर्किंग 1 थी, ये वर्किंग 2 है, और ये सारा एओपी का न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अब किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है? इंडिविजुअल का। आओ आओ आओ, इधर आओ। ये देखो, ये याद है आपको ये वाला पेज? ये किसने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था? लेक्चर नंबर 102 में था, 1 में था? हाँ, मुश्ताक तो नहीं था ये, मैं बताता हूँ, मैं ढूंढूंगा अब। 102 था मेरे ख्याल से, 102 परसों भाई, परसों किया था, कोई खुदा का खौफ कर ले, परसों किया था, ठीक है। तो ये परसों वाले न्यूमेरिकल का ना मैंने तस्वीर लेके एक स्क्रीनशॉट आपसे शेयर किया हुआ है। ये स्क्रीनशॉट तो कोई नहीं शेयर किया हुआ, ये इधर सामने व्हाइट बोर्ड पे आपसे शेयर किया हुआ है मैंने। तो अब आपने जरा फोकस करना है बहुत ज्यादा। एक बार याद रखना, डिविजिबल इनकम में ना सेपरेट ब्लॉक इनकम्स और फाइनल टैक्स नहीं जाती। डिविजिबल इनकम में सिर्फ टैक्सेबल इनकम जाती है, 5163 जो हम परसों लेके गए थे। तो लिखो, डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन में सिर्फ टैक्सेबल इनकम जाती है, सेपरेट ब्लॉक और फाइनल नहीं जाती।
डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन में सिर्फ टैक्सेबल इनकम्स जाती हैं। सिर्फ टैक्सेबल इनकम जाती है एनटीआर वाली, वो जो ज़कात के बाद नहीं निकलती टैक्सेबल इनकम, वो वाली। डिविजिबल इनकम की कैलकुलेशन में सिर्फ टैक्सेबल इनकम जाती है। क्लियर? सेपरेट ब्लॉक और फाइनल टैक्स इनकम्स नहीं जाती, ये याद रखना। लेकिन अपनी आसानी के लिए बेशक परसों वाले पे जाके 5163 हम लेके गए थे ना, तो 5163 टैक्सेबल इनकम थी। मैंने कहा था मैं टैक्स माइनस कराया था क्लास में, लेकिन आपको धमाका मैंने बता दिया था कि अब हम 5163 को लेके चला करेंगे। तो 5163 मैंने उधर से पकड़ा था और 5163 में यहां लाके लिख दिया था। मैंने कहा था ये मेरी डिविजिबल इनकम है, और 5163 को इधर लिख के फिर मैंने तीनों में अपोर्शन कर दिया था। क्लियर? ओके, ये कैलकुलेशन हमने की थी डिविजिबल इनकम वाली। तो अब हम करते हैं डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन, इसलिए कि मैं किसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकूं, सुहेल और खालिद का। क्लियर? ओके, चलो भाई इधर देखो, देखो 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 देखो, डिविजिबल इनकम, डिविजिबल इनकम। अच्छा जी, बोलो जी, सिर्फ क्या उठानी है? मैंने अभी आपको क्या बताया है? सिर्फ टैक्सेबल इनकम उठानी है, नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली, कोई सेपरेट और फाइनल नहीं उठानी। ये टैक्सेबल इनकम होती है नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली। जीरो टैक्स का एनटीआर जीरो, यहां लाइन लग जाए उसी तरह परसों की क्लास की तरह। इसके बाद हेडिंग सुहेल, खालिद, काजी, टोटल। क्लियर? उसी तरह उसी परसों की क्लास की तरह ये लाइन, और यहां क्या आ गया? बांट दें जीरो, बांट दें, तीनों में बांट दें जीरो। असल में ना कुछ बच्चे थोड़ा सा डीप डाउन जाके सोचते हैं, नहीं 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 नहीं, वो पता क्या करते हैं, वो फिर ऐसे ही तंग करते हैं सर को। वो तंग करने वाली बात है वो, और कुछ भी नहीं है। वो ना अपने आप को भी डिस्टर्ब करते हैं ऐसे ही। मैं उन्हें कह देता हूँ यार भाई जीरो है, नहीं बांटना, और वो अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं यार सर सैलरी भी तो है ना 9 लाख, वो फिर ये पूछते हैं। वो कहते हैं ये बिल्कुल वो सोच तो सही तरफ निकल गई है, क्योंकि उनको ये वाली बातें याद होती हैं, लाइट तो ऑफ होनी नहीं, उनको ये वाली बातें याद होती हैं, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयर। इसलिए मैं उन्हें मशवरा देता हूं कि ना तंग करें, लेकिन वो तंग करते हैं। वो कहते हैं यार लिखें इधर सैलरियां, इसकी तो सैलरी नहीं है ना। 3 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 5 लाख। असल में यार पता है होना क्या है, ये ऐसे टाइम्स आया है, ये वर्किंग करने का कोई फायदा नहीं है। इधर आप 9 लाख और 6 लाख 15 लाख लिख लोगे, इधर आप 6 जमा 5 11 लाख लिख लोगे। अब जब जीरो में से ये दोनों माइनस करोगे ना, तो फिर एक नेगेटिव जवाब आएगा। जीरो में से दोनों माइनस करोगे तो नेगेटिव जवाब आएगा। 15 लाख और 11 लाख कितना बना? 26 लाख। ये माइनस 26 लाख इधर आएगा, ये फिर लॉस शेयर के तौर पे तकसीम होगा। एक बात कर रहा हूं, जब वो लॉस तकसीम होगा तो वो इनको खा लेगा, ठीक है। इन द एंड टोटल जीरो की तरफ चले जाएंगे। इससे ज्यादा आपने सोचना नहीं। कुछ और बच्चे कुछ और सोच रहे होंगे इस पे, ठीक है, वो भी एक चीज है, लेकिन छोड़ें। अब जिसने इधर बैठे होते तो पूछते और फिर भी मैं ना बताता। इससे ज्यादा नहीं सोचना। मैं तो आपको एक सादा सा मशवरा देने लगा हूं, जब टैक्सेबल इनकम जीरो आ जाए तो डिविजिबल इनकम की वर्किंग ना करें, क्योंकि एओपी का लॉस मेंबर के हाथों में लेस नहीं होता, उसको एओपी खुद कैरी फॉरवर्ड करती है। आपको एक बात याद है, मैंने कहा था एओपी को लॉस आ जाए तो मेंबर के हाथों में लेस नहीं करना। एओपी के चैप्टर में बताया था, एओपी का लॉस आ जाए तो मेंबर के हाथों में लेस नहीं करना। तो मेंबर के हाथों में आपने कुछ नहीं करना। अब तो ये बस इतना सा बना लो, आपने अपने लिए बनाना है, तो अब आगे कुछ चलने की जरूरत नहीं है। इतना सा बना लो, नो नीड ऑफ दिस वर्किंग। नोट करें।
क्लियर? Yes, sir. तो लिख लें टैक्सेबल इनकम जब जीरो आ जाए तो फिर डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। टैक्सेबल इनकम जब जीरो आ जाए तो डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अब शेयर फ्रॉम एओपी नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एओपी से आया ही नहीं, हमें तो लॉस आ रहा है बेचारी को। ओके Yes, sir. अब बोलो भाई आगे चलें, क्या करें? आगे सर इसकी सैलरी हाँ ना 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 ये सैलरीज नहीं होती, प्लीज खुदा के लिए, मैंने कहा था ये सैलरीज नहीं होती। ये तो एओपी के अंदर वो पार्टनर है तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा ही मिल रहा है, ये सैलरीज नहीं होती। ये कभी भी इसकी इनकम सैलरी में ऐड नहीं करना, ये मैंने उस दिन भी कहा था। प्लीज प्लीज प्लीज, ये स्टोरी खत्म हो गई, बस खत्म। सुहेल की कोई जाती इंफॉर्मेशन दी हुई है जो एओपी से हटके है। अच्छा एक काम करो, बड़ा गौर से सुनिएगा, ये खालिद वाला सारा डाटा काट दें, क्योंकि वो जिस तरह आप थोड़ा सी चेंज आई है ना एओपीस के अंदर, तो ये खालिद वाला डाटा अब इस तरह से आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए खालिद वाला डाटा प्लीज काट दें। और इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नाउ, व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट यू आर लिसनिंग। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं सवाल को अमेंड कर दें प्लीज, और सवाल में पॉइंट 4 समझ लें जी, है ही नहीं। सवाल में पॉइंट 4 समझ लें, है ही नहीं, क्योंकि द वे द क्वेश्चंस आर अमेंडेड, सॉल्यूशंस आर अमेंडेड, वी विल नॉट डू इट। बस छोड़ें इसको, पॉइंट 4 को। रिक्वायरमेंट में आओ, रिक्वायरमेंट में खालिद काट दो। अच्छा अब क्या बचा जी? सुहेल। सुहेल अर्नड 8 लाख फ्रॉम एन अदर बिजनेस ऑफ विच ही इज सोल प्रोप्राइटर। सुहेल ने एक और बिजनेस से इनकम कमाई है जिसमें वो क्या है? सोल प्रोप्राइटर। तो सुहेल की इनकम फ्रॉम बिजनेस मुझे बताओ कितनी है? 8 लाख। एनी शेयर फ्रॉम एओपी? नो सर। ओ मैन, एनी शेयर फ्रॉम एओपी? नो, कोई जरूरत नहीं। वो जो हम लिखते होते थे शेयर, यस सर। शेयर फ्रॉम एओपी, फर्ज करो यार 1 रुपया भी होता, फर्ज करो 1 रुपया भी होता, तो फिर मैं कहता कम वाली इनकम ज्यादा वाली इनकम, तो अब तो वो कर ही नहीं सकते। तो शेयर फ्रॉम एओपी है ही नहीं, शेयर फ्रॉम एओपी है ही नहीं, तो यही मेरी टैक्सेबल इनकम है। कितनी? 8 लाख। 8 लाख। अगर आप चाह रहे हो तो मैं लिख देता हूं आपको तंग करने के लिए, शेयर फ्रॉम एओपी 0, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। टैक्सेबल इनकम, और वो कम ज्यादा के चक्कर में ना पड़े, बस 8 लाख पे इसका टैक्स निकाल दो। बिजनेस है ना, तो चैप्टर 4 में पहले वाला टेबल। हाँ बोलो। 10,000 plus 10% of 2 lakh. 2 लाख कितना? ये 30 आ गया। 30। 30,000। यस सर, 30,000। चलें ये नोट करें, नोट करें भाई। हाँ वीडियो पॉज कर दो बच्चे, पॉज करें भाई, बच्चों पॉज करके नोट करें वीडियो। नोट कर लिया? यस सर, हो गया। अच्छा, अल्लाह अकबर। ये क्वेश्चन कौन सा किताब का? क्वेश्चन नंबर 2। हद होगी यार, क्वेश्चन नंबर नहीं ताला तू। क्वेश्चन 2, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 227। पेज नंबर 227। रिक्वायरमेंट क्या है? Requirement: assuming that above data pertain to the tax year 2011. Assuming that above data pertain to tax year 2011. Yes sir. And compute taxable income and tax liability of AOP and Suhail. AOP एंड सुहेल। अच्छा रजिस्टर का ताजा सफा खोलो, ऐसे हाथ फेरो ऊपर, फ्रेश सफा खुल गया। अच्छा यहाँ पे एक सवाल लिखो, यहाँ पे एक सवाल लिखो, कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 2। पूरा सवाल मैं दोबारा कराने लगा हूं। कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 2, पेज नंबर कौन सा किताब का? 227। कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 2, पेज 227। गेम हाइप क्रिएट हो जाएगी आज। कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 2, पेज 227। Assume that property is in normal tax regime. अल्लाह अकबर, फुल उठा के बदल दो।
एज्यूमिंग प्रॉपर्टी इज नॉर्मल टैक्स रिजीम। ये पेपर में आ सकते हैं, नोट शोट कहीं सवाल के एंड पे लिखा हो सकता है, नोट एज्यूम दैट प्रॉपर्टी इज नॉर्मल टैक्स रिजीम। तो अगर सवाल में ना लिखा हो फिर तो हम सेपरेट ब्लॉक लेंगे ना, किताब पे जाके वैसे लिख लो। इस सवाल में तो हमने सेपरेट ब्लॉक इसलिए लिया है कि कुछ नहीं लिखा हुआ। इस सवाल में तो हमने प्रॉपर्टी को सेपरेट ब्लॉक इसलिए लिया है कि कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन आप कौन सी रिजीम इसको बनानी है? नॉर्मल रिजीम बनानी है। यहाँ तक मैं एक तस्वीर ले लूँ ताकि कभी जिंदगी में आपसे ये शेयर करनी पड़े तो मैं ये शेयर कर लूँ। तो हाँ, अब एज्यूम करो ये कौन सी इनकम है जी? नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम। ओके, मुझे तो थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, आपको उठा के सारा काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो एज्यूम करते हैं ये प्रॉपर्टी नॉर्मल टैक्स रिजीम है। यार प्रॉपर्टी नॉर्मल टैक्स रिजीम है, ये बात अपनी जगह। वर्किंग वन से शुरू करता हूं। अब मैं पूरा न्यूमेरिकल दोबारा करना पड़ेगा यार। वर्किंग वन से करता हूं मैं शुरू। तो अब प्रॉपर्टी बिल्कुल अदर सोर्स की तरह है, बिल्कुल बिजनेस की तरह, नॉर्मल सी एक चीज है प्रॉपर्टी। लेकिन फिलहाल तो राइस एंड व्हीट की इनकम निकल रही है, तो प्लीज फिलहाल प्रॉपर्टी को यहां डालने की कोशिश ना करो। क्लियर? प्रॉपर्टी को फौरन बाहर निकालो। प्रॉपर्टी ने कहा मुझे क्यों निकाला? तुम्हें इसलिए निकाला कि तुम नॉर्मल रिजीम किसी और हेड की हो, तुम्हें इसलिए नहीं निकाला कि तुम सेपरेट ब्लॉक को। तुम्हारा हेड ही डिफरेंट है। वर्किंग वन एज इट इज करनी है, करो दोबारा। मुझे क्या, मेरा तो नहीं टाइम जाया हो रहा। वर्किंग वन करो दोबारा। यार ये क्लास की ड्यूरेशन ना बढ़ जाएगी इस तरह, तो नजर आएगी क्लास 2.25 घंटे की है, बच्चे परेशान हो जाएंगे। बच्चों पॉज करके वर्किंग वन नोट करें दोबारा। रिज्यूम कर लें दोबारा, वीडियो शुरू हो गई। अच्छा जी, वर्किंग वन आपने नोट कर ली, ठीक है जी, पॉज करके कर ली, प्रॉपर करनी थी। अच्छा, अब आई वर्किंग टू की तरफ, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत है। पिछले सवाल में जाके ना बेशक यहां लिख लो सेपरेट ब्लॉक, पिछले सवाल में जाके, लेकिन इसमें मैं यहां लिख देता हूं नॉर्मल टैक्स रिजीम। अब ये उतारो इसको, सीट बेल्ट को, सीट बेल्ट उतार के खर्चे माइनस करो। सेक्शन 15 ये निकालो, पेज नंबर बताओ किताब का। सेक्शन 15 ए निकालो। यार इससे पहले ये देख लो कि दो खर्चे से दिए हुए, डेप्रिसिएशन और प्रॉपर्टी टैक्स, बस दो खर्चे दिए हुए हैं। याद रखना डेप्रिसिएशन टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते। डेप्रिसिएशन कभी भी प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस नहीं करनी है आपने, क्योंकि पेज 183 पे खर्चे उसने खुद बताए हैं कौन से हैं। प्रॉपर्टी का चैप्टर बड़ा कंजूस है, वो खर्चे खुद बताता है कौन से हैं। पेज 183.1 के ए पे उंगली रखो। रिपेयर माइनस करने की इजाजत है, इंश्योरेंस माइनस करने की इजाजत है, लोकल रेट टैक्स माइनस करने की इजाजत है, ग्राउंड रेंट माइनस करने की इजाजत है, इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है। पॉइंट एफ भी इंटरेस्ट ही है, पॉइंट जी प्रॉपर्टी के कोई इंटरेस्ट ही है वो भी, पॉइंट एच कलेक्शन चार्जेस वगैरह लोअर ऑफ एक्चुअल और 4% माइनस करने की इजाजत है, लीगल चार्जेस माइनस करने की इजाजत है, और नीचे बैड डेट वगैरह लिखे हुए हैं माइनस करने की इजाजत है। ये सारे खर्चे प्रॉपर्टी में माइनस करने की इजाजत है। अनलकीली हमारे सवाल में सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है जो कि पॉइंट सी में फॉल करेगा, लोकल रेट टैक्स चार्ज। पॉइंट सी वाला आ रहा है प्रॉपर्टी टैक्स, और हमारे सवाल में एक और टैक्स आ रहा है, वो सॉरी, और हमारे सवाल में डेप्सिशन आ रही है। डेप्सिशन को तो मैं माइनस नहीं करूंगा, लेकिन आपको पता है पॉइंट ए तो हमेशा माइनस करना होता है। रिपेयर्स के केस में 1/5 रिपेयर अलाउंस, तो रिपेयर अलाउंस माइनस करूंगा। डेप्सिशन आपको पता है माइनस नहीं करते टैक्स वाले, सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स और रिपेयर अलाउंस माइनस कर देते हैं। अब बोलो एक चीज जो प्रॉपर्टी के साथ हमेशा अटैच है और जुड़ी हुई है, वो क्या है? रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस 1/5 एट 1/5 ऑफ 2 मिलियन। सही से फिगर्स निकलवाना।